हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं एमपीपीएससी के 7500 एमसीक्यू का पहला पार्ट। ये जो एमपीपीएससी के 75 एमसीक्यू हैं, आप इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं और आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगी, केवल 199 रुपये में आपको ये PDF इसकी मिल जाएंगी एप्लीकेशन से, जिसमें आपको MP के करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो, हर यूनिट के क्वेश्चन हो, हर यूनिट के जो बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिए गए हैं, तभी ये 7500 प्रश्न हैं। हमारी एक ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन पर एक PDF सीरीज़ है, जिसमें 25,000 रैपिड फायर MCQ हैं। वहाँ पर PPT के रूप में है, वहाँ पर टॉपिक वाइज हैं। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वो 25,000 MCQ वाला ले सकते हैं PDF एप्लीकेशन से जाकर, जिसका प्राइस है 499 रुपये है। लेकिन अगर आप ये 7500 MCQ वाला लेना चाहते हैं, जिसमें यूनिट वाइज हर टॉपिक को कवर किया है, तो 199 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको टॉपिक याद नहीं हो रहे हैं MPPSC के और आप चाहते हैं कोई आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ पर सारे टॉपिक ट्रिक से याद हो पाएँ, तो आप हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच ले सकते हैं। ट्रिकी बैच में MPPSC की हर यूनिट के हर टॉपिक को ट्रिक से याद कराया गया है और हमारे जो बैच रहते हैं वो संपूर्ण रहते हैं। उसमें करंट अफेयर्स भी हर बैच के साथ आपको दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ट्रिकी बैच लेना तो ट्रिकी बैच भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका चार्ज 499 रुपये है। माइनस मार्किंग के साथ टेस्ट सीरीज़ है, तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो कुछ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। अरबों ने किस पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अब जब सिंध पर अरब लोग आक्रमण कर रहे थे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो उस समय सिंध का शासक कौन था? तब वहाँ पे सिंध का शासक था राजा दाहिर। राजा दाहिर, दाहिर ऑफ अरर जिसको बोला जाता है, वे एक क्या थे? दाहिर जो शासक था वो एक ब्राह्मण राजा थे और अरोर जो कि वर्तमान सिंध है वहाँ पर शासन कर रहे थे। 712 ईस्वी को एक रावर का युद्ध हुआ। 712 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? रावर का युद्ध हुआ। और इस रावर के युद्ध में अरब सेना के हाथों वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो याद रखना, अरबों का ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो कौन शासक था? दाहिर शासक थे। वहाँ कहाँ का शासक थे? अरोर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ के ये शासक थे। रावर का युद्ध हुआ था और राजा दाहिर की मृत्यु और सिंध पर अरबों का नियंत्रण इसका परिणाम हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूरी तरह से मुक्त रखा था? ऐसा कौन था जिसने इस कर से उसको पूरी तरह मुक्त रखा था? तो देखो, उसने ब्राह्मणों को, विकलांगों को और तपस्वियों को इस कर से पूरी तरह मतलब मुक्त रखा था। ब्राह्मण में सन्यासी भी आ जाते थे, सन्यासियों को भी इस कर से उसने पूरी तरह मुक्त रखा था। तो देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने गैर जो मुसलमान थे, जो लोग मुसलमान नहीं थे, उन पर ये कर लगाया था। जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है। और लेकिन इसने क्या किया था? कुछ वर्ग को इससे पूरी तरह से मुक्त रखा था, जिसमें से कौन आ जाते थे? ब्राह्मण, विकलांग, सन्यासी आ जाते थे। सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया, ये भी आपको याद रखना। शुरुआत में इसने ब्राह्मणों को छूट दी थी, विकलांगों और तपस्वियों को छूट दी थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक आया, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाना स्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर जब 1025 में आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद गजनबी के समय इसका जो शासक था वो कौन था? तो इसका जो शासक था, तब गुजरात का जो शासक था वो चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम थे।
भीमदेव प्रथम हम बोल सकते हैं। तब चालुक्य वंश के शासक कौन थे? तब चालुक्य वंश का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम शासक था सोमनाथ के मंदिर पर। जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। वे गुजरात के राजा थे, लेकिन जो गजनबी सेना के सामने इन्हें अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए थे। तो कौन था सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में है, जब इस पर महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ तो कौन था वहाँ का शासक 1025 ईस्वी में? तो भीमदेव प्रथम था। वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं व्हाट्सअप स्टेटस के थ्रू भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन याद करा रही हूँ। तो 6260190944 से आप हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख कर भेज दीजिए, आपका नंबर सेव हो जाएगा। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो याद रखना, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 में हुआ था। किसने किया था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने हमारे भारत में 17 बार आक्रमण किया था और इसने हमारे पूरे भारत को लूट लिया था। गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था और शिवलिंग को भी नष्ट कर दिया था। ये सोमनाथ जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है। उस समय कौन शासक थे? भीमदेव प्रथम इसके शासक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी किसको कहा जाता है? देखो, भारत में सबसे पहला अगर आक्रमण विदेशी आक्रमणकारी देखा जाए तो वो था ईरान का सम्राट साइरस। ईरान का जो सम्राट था साइरस, वो प्रथम आक्रमणकारी था, जिसने 66वीं ऐसे ईसा पूर्व के दौरान हमला किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था। पहला सफल और बड़ा विदेशी आक्रमण जो किया था वो सिकंदर महान ने किया था। किसने किया था? सिकंदर महान ने किया था, जो सफल रहा था, है ना, जो यूनानी थे। अब यहाँ पे सिकंदर महान तो नहीं है। इसके बाद जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, है ना, यूनानी आक्रमण तो सिकंदर ने किया। अब अगर बात करें कि पहला मुस्लिम आक्रमण कहाँ पे हुआ, किसने किया, तो जो पहला मुस्लिम या अरब आक्रमण हम बोल सकते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करके। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये पहला मुस्लिम आक्रमण भी था और पहला अरबों का आक्रमण भी था। पहला मुस्लिम आक्रमण भी था और पहला कौन सा था? पहला अरबों का आक्रमण भी था। तो भारत का प्रथम आक्रमणकारी किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को भारत में प्रथम आक्रमणकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच हुआ था? देखो, मोहम्मद गौरी उस समय थे, पृथ्वीराज चौहान उस समय ही के समय थे। तो ये युद्ध हुआ था, किस में हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच हुआ था? चंदावर एक जगह का नाम होता है जो जयचंद के बीच लड़ा गया था। जयचंद के बीच और जो मोहम्मद गौरी है उसके बीच लड़ा गया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच ये चंदावर का युद्ध फिरोजाबाद के चंदवाल में हुआ था, जो यमुना नदी के पास है। युद्ध में मोहम्मद को उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण प्राप्त हो गया था। तो चंदावर का युद्ध किसमें लड़ा गया था? गढ़वाल वंश के जयचंद के बीच और घोर के मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ा गया था। इसने इस समय पृथ्वीराज चौहान को हरा चुका था तराइन के द्वितीय युद्ध में, और फिर अब चंदावर का युद्ध ये लड़ रहा था किसके साथ? जयचंद के साथ। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। MPPSC में इतिहास में यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आते हैं वो मध्यकालीन इतिहास से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? देखो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो अल-बरूनी थे वो किसके साथ आया है? तो अल-बरूनी महमूद गजनबी के साथ आए थे। सबसे पहले ये याद रखना है। पूछा जाएगा कि महमूद गजनबी के साथ कौन से विद्वान आए थे, तो अल-बरूनी आए थे। और उसने किसकी रचना की थी? उसने किताबुल हिंद की रचना की थी। इस किताबुल हिंद को और क्या कहा जाता है? इस किताब उल हिंद को और कहा जाता है तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद को और क्या कहा जाता है? तहकीक ए हिंद कहा जाता है। इस तहकीक ए हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। इसका मतलब क्या होता है किताबुल हिंद का? किताबुल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। ये अरबी भाषा में लिखी गई 11वीं सदी के भारत का एक प्रामाणिक ऐतिहासिक विवरण होता है।
ये पुस्तक 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करती है। अल-बरूनी ने भारत में ही रहकर संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी और रीति रिवाजों का गहराई से अध्ययन किया था। इसने भारतीय जाति व्यवस्था, ब्राह्मणों की स्थिति और गणितीय ज्ञान पर भी प्रकाश डाला था। और ये गजनवी के आक्रमण के समय की स्थिति को बताता है। तो क्या हो जाएगा, किताबुल हिंद हो जाएगी अल-बरूनी की पुस्तक। इसका अर्थ क्या होता है अरबी भाषा में, भारत की खोज। अगला है, कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? कौन खुद को कहता था, बुत सिकन कहता था कि मैं मूर्ति तोड़ देता हूँ, मैं मूर्ति भंजक हूँ। तो कौन कहता था? ये महमूद गजनवी कहता था। महमूद गजनवी को आइडल ब्रेकर और मूर्ति भंजक या बुत सिकन कहा जाता है। किसको? महमूद गजनवी को कहा जाता है। इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में कई आक्रमण किए और मुख्य रूप से मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कुख्यात हुआ था। इसने सोमनाथ मंदिर जैसे कई भारत के मंदिर पर निशाना बनाया था और जिसके कारण इसको ये उपाधि दे दी गई थी। सिकंदर सिंह मिहिरी थे एक कश्मीर के शासक। उनको सिकंदर बुत सिकन कहा जाता था क्योंकि उसने कश्मीर में हिंदू जो मूर्तियां थी उनको नष्ट कर दिया था। ठीक है। मूर्ति भंजक जनरली किसको बोला जाता है? महमूद गजनवी को बोला जाता है क्योंकि उसने मंदिरों का बहुत ज़्यादा मात्रा में विनाश किया था। अगला है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? देखो, इसमें शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी आया था, किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी भी आया था, तारीख-ए-यामनी का लेखक उतबी भी आया था, तारीख-ए-सुख्तगीन का लेखक बेहाकी जो है वो इनके साथ नहीं आया था। अपन एक वीडियो करेंगे जिसमें जितने भी ये मध्यकालीन इतिहासकारों के और जो मध्यकालीन आए हैं यात्रा, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। बाकी मैं आपको, अगर हमारा ट्रिकी बैच लेते हो तो मैं अपने एप्लीकेशन पर भी ये ट्रिक के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन करा दूंगी। एमपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एमपीपीएससी के पार्ट 1 का जो पार्ट रहता है वो वाला कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी हमारे 4 बैचेस एप्लीकेशन पर हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध और कब हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो जाटों के विरुद्ध हुआ था और कब हुआ था? 1027 ईस्वी में हुआ था और ये महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण था, है ना। और ये अंतिम आक्रमण था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सोमनाथ लूट के बाद वापस लौटते समय उसे परेशान करने वाले जाटों को दंडित करना था, जिसके तुरंत बाद 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हुई थी। इसके तुरंत बाद क्या हो गई थी? जो गजनवी था उसकी मृत्यु हो गई थी, नहीं तो वो और ही परेशान करता, हमारे यहाँ और लूटता। हाँ, तो 1027 ईस्वी में मतलब ये 17वां आक्रमण था और जिसके तुरंत बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसके विरुद्ध था? ये सिंधु के तटवर्ती थे ये जाट। हमेशा इसको जो गजनवी था इसको आक्रमणकारी, मूर्ति तोड़क, इनके नामों से ही जाना जाता है। तो महमूद गजनवी का 1027 ईस्वी में आक्रमण 17वां था, किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गौरी जब गया था अपने लड़ने के लिए तो अपने पीछे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक इनका क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? गुलाम था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद ऐबक ने भारत में तुर्की जो विस्तार होता है, तुर्की साम्राज्य होता है, उसका विस्तार किया था और दिल्ली सल्तनत की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय जो प्रदेश थे उनका वायसराय नियुक्त किया था और ये मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली जो सल्तनत थी उसका पहला सुल्तान बना था, है ना। इसके अलावा क्योंकि ये गुलाम था इसलिए इसको गुलाम वंश, इसका जो राज्य है इसने अपना नाम गुलाम वंश ही डाल दिया था। इसके बाद इल्तुतमिश, बलवन, रजिया सुल्तान ये शासक रहे थे।
अगला है तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखो, तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी 1191 में। ये युद्ध जो होता है हरियाणा के करनाल में एक तराइन नाम की जगह है, वहाँ पर ये हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी क्या हार गया था। इसके बाद क्या हुआ था, फिर 1192 में दोबारा से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इन्हीं दोनों के बीच, और इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, जिससे मोहम्मद गौरी की सत्ता जो है स्थापित हो गई थी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो सुबुक्तगीन जो था वो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था। किसने किया था? सुबुक्तगीन। लेकिन सुबुक्तगीन यहाँ पे आंसर नहीं है। सुबुक्तगीन में सबसे पहले तुर्क आक्रमण किया गया था। ये गजनी का अल्पगीन जो दास और सेनापति था और इसने जयपाल के विरुद्ध किया था। कुछ संदर्भों में सुबुक्तगीन का जो पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनबी। इसको पहला तुर्क बोला जाता है। अगर सुबुक्तगीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या आंसर आ जाएगा? पहला तुर्क आक्रमण कौन हो जाएगा? महमूद गजनबी हो जाएगा। अरब आक्रमण कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम का हो जाएगा। और पहला मुस्लिम आक्रमण ही मोहम्मद बिन कासिम का हो जाएगा। लेकिन अगर तुर्क आक्रमण पूछेंगे तो तुर्क आक्रमण कौन सा हो जाएगा? महमूद गजनबी हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और इसने इसकी स्थापना कब की? देखो, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के बाद में इस वंश की स्थापना रखी। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और अपनी एक उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको बोला जाता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। इनके निर्माण में देखें, कुतुब मीनार हो गया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो गई, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, वो इसकी इमारतों में हो जाएगा। इसके अलावा 1210 में चौगान मतलब पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1210 तक इन्होंने शासन किया था। फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है। ये इसका जो चार्ज है वो 1499 हमने कर दिया है। पहले ये 3000 का कोर्स था, और अब क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और आप बिल्कुल ट्रिक के साथ हर टॉपिक चाहते हैं कि एक टॉपिक वाइज हर एक यूनिट की हर एक टॉपिक की क्लास बनी हुई है। हर एक यूनिट को व्यवस्थित फोल्डर में रखा हुआ है और हर यूनिट की इसमें क्लास दी गई है। ट्रिक से सारे टॉपिक याद है। वीकली करंट अफेयर्स है, टेस्ट हैं, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स है, टॉपिक वाइज MCQ है, हर यूनिट का डिटेल अध्ययन है। इसका चार्ज अभी वर्तमान में 1499 है। एप्लीकेशन से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये 1499 कर दिया है। टॉपिक वाइज नोट्स, MCQ, हर टॉपिक के MCQ भी दिए जाएंगे, नोट्स भी, हर टॉपिक की क्लासेस भी। संडे को टेस्ट होते हैं, एप्लीकेशन पे ही आपको एक टेस्ट फोल्डर मिल जाएगा, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा प्रैक्टिस सेट है 25,000 प्लस MCQ का रैपिड फायर। इसका चार्ज 499 है। आप इसको भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी लेना है, हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हार्ड कॉपी का चार्ज 1499 है, प्लस कोरियर चार्ज रहेगा। तो ये इस प्रकार से 3 हार्ड कॉपी आपको मिलेंगी, एक MP करंट की, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की और एक 7500 प्लस प्रश्नों की। ये तीनों की आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं एप्लीकेशन से, जिसका चार्ज 199 रुपये है। MPPSC प्री के फोल्डर में जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये इस प्रकार की बुक है, इस प्रकार से आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसका टेस्ट सीरीज़ का चार्ज 499 रुपये। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारी ये हर यूनिट के टॉपिक वाइज टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये 25,000 प्लस MCQ वाला रैपिड फायर बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे आपको, चाहे वो वन रिपोर्ट हो, मतलब मैक्सिमम MCQ, मतलब बहुत ज़्यादा MCQ अगर आपको लगाना है तो आप ये ले लो MPPSC प्रीलिम्स का रैपिड फायर वाला, ये बहुत शानदार है।
अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का जो कार्य है उसको किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार का जो कार्य है उसको शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया था। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई पहली मंजिल के बाद उसमें 3 और मंजिल जुड़वाई थी और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसको निर्माण में सहयोग किया था। बाद में किसने? फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें निर्माण में सहयोग किया था। तो 1199 सबसे पहले 1199 में ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनाई थी। ऐबक ने पहली मंजिल बनाई और 3 मंजिलें बाकी की इल्तुतमिश ने बनाई थी और मरम्मत करके 5वीं मंजिल बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी PDF से एक बार टेलीग्राम से प्रैक्टिस भी कर लेना। अगला है किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने इक्तादारी प्रथा चलाई। इक्तादारी प्रथा जो है वो किसने चलाई थी। इक्तादारी प्रथा के लिए शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है। ये 13वीं शताब्दी में ये प्रथा शुरू हुई थी। ये एक प्रशासनिक भूमि वितरण प्रणाली थी जिसके तहत अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के बदले जमीन के टुकड़े मतलब इक्ता दिया जाता था। इक्ता मतलब क्या होता था? जमीन का टुकड़ा। इक्ता को क्या बोलते थे? जमीन का टुकड़ा बोला जाता था। और ये दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का एक प्रमुख माध्यम था और ये प्रशासनिक सुगमता, राजस्व संग्रह, इसके लिए इसको बनाया गया था। वे अधिकारी जिनको हम इक्ता मतलब भूमि आवंटित की जाती थी वो कानून, व्यवस्था और राजस्व के लिए जिम्मेदार दिए जाते थे। इस प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने और मजबूत किया था जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसको वंशानुगत बना दिया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिए 6260190944 पर हाई लिखकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।